नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परमाणु की संरचना कक्षा 9 विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछला पाठ अणु और परमाणु को आपने पढ़ा होगा। अणु और परमाणु का जब संयोग होता है तब पदार्थ बनता है, जो हमारे इस आसपास के परिवेश में जितने भी पदार्थ हमको दिख रहे हैं वो अणु और परमाणुओं के संयोग से बने हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ एक प्रकार से कहें तो भिन्न भिन्न क्यों हैं? और दूसरा प्रश्न यह उठता है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास के परिवेश में से बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे, जो पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। किताब, कॉपी, पेन, हवा, दूध, हर प्रकार के अलग अलग पदार्थ होते हैं। पदार्थ बनते तो परमाणु और अणु से मिलकर हैं, लेकिन होते भिन्न भिन्न हैं। ऐसा क्यों है? तो इसी प्रश्नों का उत्तर हमको इस अध्याय के अंदर प्राप्त होगा। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका विभाजन संभव नहीं है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस बात को तर्कसंगत नहीं माना, और तर्कसंगत न मानते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु एक प्रकार का विभाज्य कण है जिसके अंदर आवेश उपस्थित होता है। आवेशित कणों से मिलकर बनता है। छोटा सा उदाहरण है कि हमारे जो सूखे बाल होते हैं, इन सूखे बालों में हम कंघी घुमाते हैं, और उसी कंघी को घुमाने के पश्चात आप जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों की तरफ उसको ले जाएंगे, या फिर कंघी की जगह आप अपने बालों के अंदर छोटी सी स्केल की पट्टी का घुमा दें सूखे बालों में, और उसको जब आप उस छोटे छोटे टुकड़ों कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आप जब दो गुब्बारों को अपने सूखे बालों में घुमाएंगे और गुब्बारों को पास में लाएंगे तो दोनों गुब्बारे आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? घर्षण बल उत्पन्न हो जाने के कारण उनमें आवेश कहाँ से आया? तो आवेश कहाँ से आया, ये प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। उन प्रयोगों में यही निष्कर्ष निकला कि परमाणु विभाज्य कण है जिसको विभाजित कर सकते हैं, और घर्षण बल के कारण इसका विभाजन होता है, जिसके कारण यह आवेशित हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आवेशित कण पहले से ही विद्यमान होते हैं, यानी कि आवेशित कणों से यह मिलकर बना हुआ होता है। तो आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ परमाणु विभाज्य भाग जो है वह अपनी परमाणु के अंतर्गत अविभाज्यता की स्थिति को नकारता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता कई वैज्ञानिकों ने लगाने की कोशिश की, और कई वैज्ञानिकों ने अपना इसमें योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि 18वीं शताब्दी में डाल्टन ने तो ये बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन 100 साल के अंतर्गत ही 19वीं शताब्दी के अंदर यह पता कर लिया गया था कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, साधारण कण नहीं है। वह एक अपरमाणु, कम से कम एक अपरमाणु कण से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्वप्रथम जे टॉमसन ने इसके बारे में बताया था। सन 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने केनाल रे का आविष्कार किया। जो केनाल रे इस एक अपरमाणु को, जो अणु 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वैज्ञानिक कह रहे थे कि परमाणु में एक उपस्थित अपरमाणु कण होता है, वह कण इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से भी 2000 गुना ज्यादा भारी एक और कण होता है जिसको ई गोल्डस्टीन ने पता लगाया था, जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन का जो आवेश एक इकाई माना जाता है, इसको +1 से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश नगण्य होता है, इसको -1 से लिखा जाता है। तो परमाणु की जो संरचना के संबंध में इस अध्याय के अंदर आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ आपको इस अध्याय के अंदर सीखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, कि परमाणु कैसा था, क्या था, किस प्रकार से था। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, तो डाल्टन की विचारधारा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा।
डाल्टन की जो स्थिति थी, डाल्टन ने जो बताया था, उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद डाल्टन का बताया हुआ जितनी भी बातें थी वो लगभग निराधार साबित हुई। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसको समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने कई मॉडलों को प्रस्तुत किया। उसमें सर्वप्रथम पहला मॉडल है जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल के संदर्भ में सर्वप्रथम टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, यानी कि जे टॉमसन ने यह बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, यानी कि यह धनावेशित गोला, इलेक्ट्रॉन इसमें धसी हुई अवस्था में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धसी हुई अवस्था में, इलेक्ट्रॉन है वो धसी हुई अवस्था के अंदर रहते हैं। इन्होंने इस गोले वाले भाग को धनात्मक गोला कहा और इस बीच में जो भाग थे इसको इलेक्ट्रॉन कहा, यानी कि जे टॉमसन के अनुसार यही कहा गया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी कि पूरा गोले का भाग है वो धनावेशित भाग है और इसके अंदर जो धसी हुई अवस्था के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने अपनी जो बात थी वो एक प्रकार से समझ लीजिए तो घर में हम जो हलवा बनाते हैं, हलवा और हलवे के अंदर डाले हुए जो सूखे मेवे होते हैं, उन सूखे मेवों से इसकी संज्ञा को हम निरूपित कर सकते हैं। यानी कि जो हलवे के अंदर, जैसे मान लो सूजी का हलवा बनाए, सूजी वाला भाग है वो धनावेशित भाग है, उसके अंदर जो मेवे काजू किशमिश डाले गए हैं वो सब इलेक्ट्रॉन है, वो उसके अंदर धसे हुए हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं तरबूज का जो भाग है, जो लाल लाल गिरी वाला भाग है खाने वाला, वो पूरा धनावेशित वाला भाग है, उसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स है जो उस तरबूज के अंदर बीज के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। जे टॉमसन का यही था, कहना था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। दूसरा उन्होंने बात बताई, पहला तो ये बताया कि परमाणु धनावेशित गोला हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। पहली बात तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बताई थी। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो परिमाण का मतलब मात्रा में, परिमाण में समान होते हैं। यानी कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इस धनावेशित गोले के अंदर ऋणात्मक भाग इलेक्ट्रॉन और धनात्मक भाग जो धनावेशित वाला भाग गोले का स्वरूप का है, इन दोनों में जो आवेश हैं वो आवेश मात्रात्मक रूप से समान होते हैं। अतः परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी कि जो प्लस आवेश और जो माइनस आवेश है दोनों की मात्रा इक्विलिटी होती है, यानी कि बराबर होती है। बराबर हो जाने के कारण परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। यानी कि दोनों तरफ मात्राएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ऐसा जे टॉमसन के द्वारा बताया गया। लेकिन जे टॉमसन जो मॉडल था उस मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन किंतु दूसरे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए उस परिणामों के आधार पर इस मॉडल के द्वारा जो कही गई बात थी वो दूसरे वैज्ञानिकों के परिणामों पर आधारित नहीं थी। यानी कि जब दूसरे वैज्ञानिकों ने अपने परिणाम तैयार किए मॉडल के, तब जे टॉमसन की एक भी बात उसके अंदर प्रस्तुत नहीं हो सकी। तो आइए जे टॉमसन के बाद दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अलग अलग मॉडलों को प्रस्तुत किया। उसमें अगला मॉडल है वो है आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु की व्याख्या को प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस बात को जानने के उत्सुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होता है और उसी को आधार बनाकर उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने दो चीजों का ज्यादा उपयोग किया। पहले थे सोने की पतली पन्नी। वह इस प्रयोग के अंदर सोने की पतली पन्नी इन्होंने इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे और पतली परत चाहते थे जो 100 परमाणुओं के बराबर मोटी हो।
1000 परमाणुओं के बराबर मोटी हो, यानी कि 1000 परमाणुओं को आपस में मिलाएं तो कितनी मोटी परत बन सके, इतनी मोटी परत उनको चाहिए थी, जो सोने की पन्नी इसके लिए वो उपयुक्त उनको लगी। दूसरा था, उन्होंने दूसरी स्थिति में अल्फा कण जो हीलियम के नाभिक, एक प्रकार से कहते हैं हीलियम नाभिक के कण होते हैं, जिस अल्फा कणों का उन्होंने सहारा लिया। अल्फा कण द्विआवेशित जो हीलियम है उसके कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 यूरेनियम होता है। ये तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है ताकि ये अपने प्रयोग के अंतर्गत परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हो सके, इस बात को वो आसानी से प्रूव कर सके, साबित कर सके। उनका अनुमान था कि अल्फा कण है वो सोने के परमाणु में जितने भी विद्यमान अपरमाणु कण हैं जिसके अंदर आवेश होता है, उन अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, यानी कि टकराने के पश्चात जितने भी कण उसके अंदर उपस्थित हैं वो टकराने के पश्चात वापस कोणीय संवेग बनाते हुए वह निकलेंगे। ऐसा उस रदरफोर्ड का मानना था। ये अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे और इसलिए उनको इससे अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी। जब इन्होंने ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के अंतर्गत आप देख सकते हैं इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, इस पतली पन्नी पर अल्फा कणों को गिराया। ये अल्फा कण मैं आगे आपको बता चुका हूं कि हीलियम के कण हैं। ये किसके कण हैं? हीलियम के कण हैं, द्विआवेशित हीलियम के कण हैं जो बहुत भारी थे। प्रोटॉन से भी भारी होने के कारण उनको ये आशा नहीं थी, जो आशा उनको इस प्रयोग होने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों की इनको बिल्कुल आशा नहीं थी। इनको यह परिणाम यह पता था कि एक प्रकार से कहें तो जितने इसका जो विक्षेपण है वो विक्षेपण इतना नहीं होगा जितना वो चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग स्टार्ट किया, प्रयोग स्टार्ट करने पर जो सोने की पतली पन्नी पर जो अल्फा कणों को गिराया गया, तो अल्फा कणों को गिराने पर कुछ कण ऐसे थे जो सीधे ही निकल गए, कुछ कण ऐसे थे जो कुछ कोण बनाते हुए, छोटे कोणों का अंश बनाते हुए पुनः जिस भाग से निकले थे उसी भाग की ओर प्रसारित हुए, और कुछ कण ऐसे थे जो 180 डिग्री का कोण बनाते हुए निकले थे, यानी कि उनको अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हुए। यानी कि आप देख सकते हैं चित्र में, कुछ कण थे वो सीधे निकल गए, जो जहां सीधे निकले हैं वो भाग सीधे के तौर पर निकल रहा है। कुछ कण थे जो कोण बनाते हुए, यानी कि कहीं टकराए और टकराने पर उस सोने की पतली पन्नी जो परमाणु से बनी हुई उसमें कई कुछ स्थान ऐसे थे जहां बाधाएं थी, उन बाधाओं को टकराने के पश्चात वो आगे न बढ़ पाए और कुछ छोटे कोणों के अंश से वापस निकल गए। और कुछ कण ऐसे थे जो कुछ कण सीधे गए थे, जिस भाग से टकराए पुनः उसी भाग की ओर वापस 180 डिग्री के कोण पर प्रसारित हुए। और इसी को देखते हुए जब उनको आशा के बिल्कुल विपरीत, उनको यह इतना अनुमान नहीं था कि सोने की पतली परत इस प्रकार का परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। वह तो ये चाहते थे कि सोने की पतली परत पर अल्फा किरणों की जब बौछार होगी तो सोने की पतली परत धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा कण बहुत अत्यधिक भारी मात्रा के अंदर तत्व थे। इतना अधिक विक्षेपण उसको देखने की आशा नहीं की थी, और इसी के आधार पर उनको आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले। क्या मिले? तो पहला यह परिणाम मिला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। उनको ये आशा नहीं थी, क्योंकि ये इतने भारी थे कि सोने की पन्नी कभी भी धराशायी हो सकती थी। दूसरा, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि उनको ये भी आशा नहीं थी कि छोटे कोण से विक्षेपित हो सकते हैं। बहुत छोटा कोण, 30 डिग्री का कोण बनाया, हो सकता है 60 डिग्री का कोण बनाया, यानी छोटे कोण से विक्षेपित हुए। और आश्चर्यजनक रूप से यह बात हुई कि प्रत्येक 12,000 कण में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर प्रसारित हुआ, यानी कि जिस दिशा से गया था उसी दिशा की ओर वापस आ गया। अन्य रदरफोर्ड का ये जो परिणाम था वो अविश्वसनीय था। अविश्वसनीय इसलिए था क्योंकि उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि अगर मान लो 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर पर मारे और वो टकरा के वापस पुनः अपनी ओर ही प्रसारित हो, अपन को ही नुकसान पहुंचाए, ऐसा उनको आशा नहीं थी। उनका आशा ये थी कि सोने की पतली परत बिल्कुल पतली परत थी जो अल्फा कणों के ऊपर गिरने से धराशायी हो जाएगी। ऐसा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर सोने की पतली परत टिश्यू पेपर से और अल्फा कण तोप के गोले से संज्ञा दी गई है, यानी कि तोप के गोलों को आपने टिश्यू पेपर पर गिराया तो और टकराने के पश्चात वही तोप का गोला हमारे ऊपर आकर तुमको चोट पहुंचाए। ऐसे परिणामों की इनको बिल्कुल भी
आशा नहीं थी और आशा के विपरीत उनको यह परिणाम प्राप्त हुए। यानी कि इस प्रयोग को समझने के लिए हम एक और छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। मैदान के अंदर एक बच्चा खड़ा है। उस बच्चे को कहा गया एक सामने दीवार है, इस दीवार पर आपको बॉल फेंकनी है। बिना आंख बंद किए बच्चा धड़ाधड़ उस बॉल को आराम से उस दीवार पर फेंक देगा। अब उसकी आंख को बंद कर दिया गया, आंखों पे पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधने के पश्चात उसके सामने एक जाली, यानी कि एक ऐसा भाग जिसमें छेद ही छेद थे, तो ऐसी जाली नुमा भाग है वो लाके रख दिया। अब उसको गेंदे हाथ में दी गई और फेंकने को कहा गया। कुछ गेंदे थी वो सीधी निकल गई, कुछ गेंदे थी जो कहीं टकराई तो पुनः उसकी ओर प्रसारित हुई। यही परिणाम बिल्कुल रदरफोर्ड को सोने की पतली परत पर जब अल्फा कणों की बौछार की गई तब प्राप्त हुए। यानी कि एक प्रकार से अल्फा कण वह सीधे तौर पर सोने की पतली परत पर फेंके जा रहे थे। बच्चे ने भी सोचा कि दीवार ही है आगे और दीवार पर हमको गेंद फेंकनी है, लेकिन जो जालीनुमा दीवार थी उस जालीनुमा दीवार पर गेंदे कुछ ही भाग में वापस आई और जिस भाग में नहीं टकराई, यानी जो भाग खोखला था वहां से वो सीधी निकल गई। और इसी के आधार पर जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तब रदरफोर्ड ने कुछ निम्न परिणाम निकाले। ये परिणाम ये थे। पहला परिणाम था कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला है। खोखला इसलिए क्योंकि जब उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पतली परत पर प्रसारित करवाया तब कुछ अल्फा कण है वो सीधे ही प्रसारित हो गए थे। यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा उन्होंने बताया था बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, यानी कि बहुत कम ऐसे कण थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, अपने मार्ग से कुछ कम कोण बनाते हुए निकले। तो इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग थोड़ा मजबूत भाग होता है, धनावेशित भाग बहुत कम है। यानी कि बहुत धनावेशित भाग बहुत कम है, जिसकी उन्होंने आशा नहीं की थी। और तीसरा परिणाम उन्होंने ये निकाला था कि बहुत कम कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। यानी कि कुछ ऐसे प्रत्येक 12,000 में से एक ऐसा कण मिला था जो जिस दिशा से गया था उसी दिशा पर 180 डिग्री के कोण पर पुनः प्रसारित हुआ, जिससे उनको ये संकेत मिला कि सोने के परमाणु का जो पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान है वो बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी कि एक छोटे से दायरे में, तो परमाणु में उपस्थित आवेश व द्रव्यमान बहुत कम आयतन में सीमित होता है। और इसी के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से इन सभी आंकड़ों को उन्होंने देखा और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती हैं। यानी कि ये परमाणु है, मान लो परमाणु एक धनावेशित गोला है, इसके बीच में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक की जो त्रिज्या है वह इस परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या होती हैं, कम होती हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग पर नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था जो सोने की पतली पन्नी पर आधारित था और जिसके उन्होंने निम्नलिखित लक्षण है वह निकाले। क्या लक्षण निकाले? तो पहला लक्षण ये था कि परमाणु का केंद्र जो होता है, जहां से कुछ कण छोटे छोटे कोणीय अंशों पर निर्धारित हुए थे, वो परमाणु का केंद्र धनावेशित भाग है। परमाणु का केंद्र कौन सा भाग है? धनावेशित भाग है, जिसे नाभिक कहा गया। यानी कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित ऐसा छोटा सा भाग जो धनावेशित है, जिसको रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। और जितना भी परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। यानी कि परमाणु का धनावेशित वाला भाग खोखला भाग है और इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर
उपस्थित होता है। दूसरा बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो इसका ऋणावेशित वाला भाग है नाभिक के चारों ओर, यहाँ जिस प्रकार से वर्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और तीसरा भाग बताया था नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता था। आप देख सकते हैं बिंदु नुमा होता, क्यों? क्योंकि संपूर्ण धनावेश वाला भाग यहाँ पर ही उपस्थित था, जिसके कारण से अल्फा कण है कुछ भाग में वो वापस निरंतर विक्षेपित होते चले गए, लेकिन अधिकांश भाग से वह अल्फा कण सीधे निकले जो उसका खोखला भाग था। तो इसी के आधार पर ये तीन भाग उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित वाला भाग है जिसको नाभिक कहा गया। इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित वाला भाग है इसके वृत्ताकार पथ पर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और तीसरा बताया था नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह अपना जो परमाणु मॉडल था, इस परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु की लगभग जो व्याख्या थी वो व्याख्या उन्होंने पूरी कर ली थी। लेकिन कहते हैं वो कि कहते हैं का बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ न कुछ कोई न कोई काम करते तो उसमें कमियां जरूर होती हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? तो पहली कमी उनकी ये थी कि कोई भी गोलाकार कक्ष में जब चक्रण करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। हम सबको पता है कि अगर गोल गोल चक्कर अगर हम लगाएं तो चक्कर लगाने पर अगर व्यक्ति गोल गोल चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने की स्थिति में वह कुछ समय पश्चात उसका दिमाग घूमेगा और गिर जाएगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो जिस प्रकार व्यक्ति चक्कर खा के दिमाग घूमेगा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अपने वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगाएंगे तो उसकी ऊर्जा विकृत होगी, और उस ऊर्जा विकृत होने पर अगर वह किसी अन्य भाग से बंधा हुआ नहीं है तब जो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वह अपनी ही नाभिक के अंदर स्वतः ही गिर जाएगा। इस बात को रदरफोर्ड वह सही तरीके से नहीं समझा पाए थे। दूसरा था त्वरण के दौरान जो आवेशित कणों का ऊर्जा का विकिरण होगा तो ऊर्जा के विकिरण पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। तो इसमें परमाणु का जो स्थायित्व है वो परमाणु का स्थायित्व वहां पर प्रदर्शित नहीं होगा। यानी कि ऐसा ऊर्जा का स्तर जो उस इलेक्ट्रॉन में मौजूद है, जब वह वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, गति करने की स्थिति के दौरान उसके अंदर ऊर्जा विकृत होगी, और जब ये ऊर्जा पुनः उसको प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो नाभिक के अंदर गिरते ही परमाणु का स्थायित्व नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु एक प्रकार से अस्थायी नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक थे जो अपने मॉडल को प्रस्तुत किए और उन्होंने इस कमियों को दूर करके उस पूरे मॉडल की व्याख्या है वो प्रस्तुत की। रदरफोर्ड के मॉडल पर जब आपत्तियां उठी, आपत्तियां में परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या वो सही तरीके से नहीं कर पाए थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थिति थी उसमें ऊर्जा विकिरण की स्थिति को पूर्ण रूप से बताया नहीं था। और जब ये आपत्तियां उठी तो उस आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एक परमाणुक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको बोर का परमाणुक मॉडल कहा जाता है। उन्होंने अपनी अवधारणा में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करके परमाणु संरचना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। यानी कि उन्होंने उस कमी को दूर करके बताया कि निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर परमाणु की कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने भी यही बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा। इनको इलेक्ट्रॉन की क्या कहा गया? विविक्त कक्षा कहा गया। विविक्त कक्षा कहा गया। ये विविक्त कक्षा यानी कि अलग अलग कक्षाएं थी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग कक्षाएं थी और विविध कक्षा है वो कहा गया। उसी के आधार पर इन्होंने अपना पूरा मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं
तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो रदरफोर्ड ने बता पाए थे। विकिरण इसलिए नहीं होता क्योंकि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं वो कोणीय संवेग के द्वारा, प्लांक नियतांक के आधार पर कोणीय संवेग के द्वारा वह उस नाभिक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वह उस कोणीय संवेग के द्वारा जुड़े होने के कारण अपनी कक्षा में गिरते, अपनी कक्षा के अंदर ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, और जिसके कारण ऊर्जा विकृत नहीं होती है और परमाणु का स्थायित्व है वो ऐसे के ऐसा बना रहता है। इन कक्षाओं को बोर ने ऊर्जा स्तर कहा। इन कक्षाओं को बोर ने क्या कहा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं या कोश कह सकते हैं इनको, उनको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। और बोर ने इनको ऊर्जा स्तर कहा क्योंकि ये ऊर्जा को बनाए रखने का काम करते हैं। अलग अलग कोशों के अंदर अलग अलग प्रकार से ऊर्जा स्तर है वो कार्य करता है। इन कक्षाओं का बोर ने अलग अलग नाम भी रखा। ये बोर का परमाणुक मॉडल का मैं चित्रण कर रहा हूं यहाँ पर। ये बीच का जो नाभिक है, ये नाभिक है, इसका ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। ये बीच वाला भाग है, इसको नाभिक बोला बोर ने। और नाभिक के जस्ट पास में जो कक्ष है, इस कक्ष को उन्होंने नाम दिया के कक्ष या के ऊर्जा स्तर। इसको नाम दिया एल कक्ष, इसको नाम दिया एम कक्ष और अंतिम वाले को नाम दिया एन कक्ष। और भी आगे बढ़ेंगे तो ओ कक्ष हो जाएगा, और भी आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से यह जो है वो कोश आगे बढ़ते जाएंगे। संख्याओं के आधार पर के कक्ष को 1 नंबर दिया, एल कक्ष को 2 नंबर दिया, एम कक्ष को 3 नंबर दिया और एन कक्ष को 4 नंबर दिया गया। संख्याओं के आधार पर 1 2 3 4 और कोश बढ़ते जाएंगे तो 5 6 7 8 इस प्रकार से संख्याएं वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। और उसी की इन्हीं ऊर्जा स्तरों के आधार पर इन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में इन्होंने इन्हीं कोशों को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा स्तर का पूरा प्रभाग ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इन कोशों के अंदर व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया।